प्रैक्टिकल साइंस टेक में आपका स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसका टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने शुरुआत में मैटर की 5 स्टेट्स की बात की थी। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉरी, कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं 3 स्टेट से बना रहा हूँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड स्टेट अगर मैटर की बात करें तो सॉलिड्स काफी रिजिड होते हैं। सॉलिड्स काफी रिजिड होते हैं और इवन इनकी शेप चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। इनकी शेप जो है चेंज तो नहीं हो सकती, बट अगर चेंज करने के लिए इन केस ऑफ मेटल की कुछ बात करें, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम चेंज शेप कर सकते हैं, लेकिन उनको भी फोर्स अप्लाई देना पड़ता है। ये अपनी शेप को पूरे अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं। और कई बार तो है कि इनको अगर हम शेप चेंज करने की कोशिश करें, इनकी शेप ना चेंज हो, ये इवन टूट ही जाते हैं। दैट मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन their शेप, दे आर रिजिड। एंड कुछ अगर हम इंस्टांसेस ले, जैसे रबर बैंड को जैसे हम खींच के उसकी शेप चेंज कर लेते हैं, वो भी तभी होती है अगर हम उसको फोर्स लगाएं, अदरवाइज वो शेप चेंज नहीं होती। और इवन अगर हम शुगर सॉल्ट की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हम शुगर सॉल्ट को जार्स में रखते हैं और वो जार की शेप ले लेते हैं। एक्चुअली हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल जो सॉल्ट, शुगर का या सॉल्ट का जो है, वो तो अपनी शेप में है। वो अलग बात है कि पूरे कलेक्टिवली एक जार में डालने से जो है उसके पूरे उसके स्पेस घेरने के बाद ऐसा लगता है जैसे उन्होंने जार की शेप ली है, बट अपने इंडिविजुअल पार्टिकल्स अगर उनको बात करें तो ऐसे के वैसे ही रहते हैं, अपनी जो शेप में ही रहते हैं। तो नेक्स्ट आता है कि अगर एक और भी एग्जांपल है कि स्पॉन्ज के बारे में, उसको हम पिचकाते हैं, वो भी सॉलिड है, उसकी भी कैसे शेप चेंज हो जाती है। स्पॉन्ज में ज्यादातर हम सबको पता है कि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हम देखते हैं जब भी कोई स्पॉन्ज का यूज होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें हवा ट्रैप होती है। जब हम उसे पिचकाते हैं तो वो उसमें से हवा सारी बाहर आ जाती है, जिसके कारण जो है उसकी शेप जो थोड़ी चेंज हो जाती है। अदरवाइज अगर उसके अंदर हवा ना हो तो उसकी शेप तो पिचकी रहेगी। और इन केस अगर हवा है होल्स के कारण तो शेप हल्की सी दोबारा रेक्टेंगुलर में बदल जाती है। स्पॉन्ज की यही प्रॉपर्टी है कि स्पॉन्ज में होल्स बहुत सारे होते हैं, काफी सारे पोर्स होते हैं, जिसके कारण हवा ट्रैप हो जाती है। अगर हम उसको पिचका दें, हवा सारी बाहर निकल जाती है, ऑल द एयर एस्केप एंड द चेंज ऑफ स्पॉन्ज, चेंज ऑफ शेप ऑफ स्पॉन्ज चेंजेस। मतलब शेप ऑफ स्पॉन्ज जो है चेंज हो जाती है। और नेक्स्ट है, अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें, लिक्विड स्टेट जो होती है इट्स नॉट रिजिड, ये फ्लूइड टाइप की स्टेट होती है। वैसे तो फ्लूइड हम लिक्विड और गैस कलेक्टिवली हम यूज करते हैं, और लिक्विड की स्टेट जो है मतलब ऐसी होती है, इतनी रिजिड नहीं होती पर लिटिल बिट रिजिड, कि वो अपना वॉल्यूम मेंटेन कर सके। मान लो हम एक पानी हमने बीकर में लिया, हम उसको दूसरे बीकर में डालेंगे, तब भी वॉल्यूम उसकी सेम रहती है। भले वो पानी जो है बीकर की शेप जो है वो ले लेता है, बट एट एक्चुअल उसकी वॉल्यूम वैसे की वैसे रहती है। तो लिक्विड की जो है शेप चेंज हो जाती है। गैस तो किसी भी शेप में इवन हवा फ्लोट कर सकती है। गैस तो किसी भी शेप में फ्लोट कर सकती है। अब बात आती है, अगर हम इनके पार्टिकल्स को देखें, सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं उनमें ऑलमोस्ट बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। ये वैसे मैंने थोड़ा गलत डायग्राम बना दिया, बट फिर भी ध्यान से देखो, ये ऊपर वाले, इनमें कोई स्पेस नहीं है, इनके अंदर कोई स्पेस नहीं होती। और इवन इनका जो अट्रैक्शन फोर्स होता है यानी इंटर पार्टिकल फोर्स, इसकी मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, कि मैंने प्रूव किया था कि कि मैटर के पार्टिकल्स में स्पेस होती है, और मैटर के पार्टिकल्स में अपना एक इंटर पार्टिकल फोर्स होता ही होता है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल फोर्स की मैंने बात की थी। यहाँ पर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा ही कम है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टाइप की है। और अगर हम बात करें इंटर पार्टिकल फोर्स की, तो वो इतना ज्यादा है कि पार्टिकल्स एक दूसरे से ऑलमोस्ट चिपके पड़े हुए हैं। दैट इज वाई होता है कि सॉलिड की जो अपनी शेप बहुत रिजिड होती है। अगर हमें सॉलिड को अगर हमें सॉलिड को पिघलाना होता है, तो उसके लिए भी जो है हमें इसको काफी सारी हीट सप्लाई करनी पड़ती है। वो डिफरेंट केस है, उसके बारे में थोड़ा आगे मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल अगर हम देखें लिक्विड को, तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो है उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस जो है सॉलिड से थोड़ी ज्यादा और गैस से थोड़ी कम होती है। इवन जो है उनके पार्टिकल्स, उनमें इंटर पार्टिकल स्पेस भी सॉलिड से ज्यादा होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स वो भी सॉलिड से कम होता है, और इंटर पार्टिकल फोर्स गैस से ज्यादा होता है इनमें। लिक्विड में गैस से ज्यादा इंटर पार्टिकल फोर्स है, सॉलिड से कम इंटर पार्टिकल फोर्स है।
साथ में अगर हम बात करें गैस की, कर रहा था गैस की। गैस में जो है इंटर पार्टिकल स्पेस, इनके पार्टिकल्स में जो है इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा होती है। और इवन इनका जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। और इन्हीं सब चीज में हमने एक और चीज भी नोटिस की कि जो सॉलिड है उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मतलब कितने एनर्जी से वो मूव करते हैं, वो भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होती है, काफी कम। मतलब नेग्लिजिबल नहीं होती, काफी कम होती है कि वो पार्टिकल्स जो है अपनी ही जगह पर रह के रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लगातार घूमते रहते हैं। और अगर हम बात करें लिक्विड के पार्टिकल्स की, तो इनके अंदर जैसे मैंने बताया इनका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ स्पेस है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सॉलिड से ज्यादा होती है, गैस से थोड़ी सी कम होती है, जिसके कारण ये आम इस तरह फ्लो करते हैं। और इवन अगर गैस की बात करें तो इनके पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है, इंटर पार्टिकल स्पेस भी बहुत ज्यादा होती है, और इंटर पार्टिकल फोर्स है वो नेग्लिजिबल टाइप सा होता है। बाकी मैं एक और बात बता दूं कि ये डायग्राम थोड़े खराब टाइप्स के बने हैं। पार्टिकल्स कोई ज्यादा छोटे बड़े नहीं होते लिक्विड में। अगर लिक्विड मान लो दो प्रकार के मिक्स है तो वहां पे हो सकता है केस एटम्स का, पार्टिकल्स का छोटे छोटे होने का। यहाँ पर अभी एटम्स के साथ इन पार्टिकल्स को कंफ्यूज मत करना। यस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स ही होते हैं, बट हमें फिलहाल बस इतना याद रखना कि पार्टिकल्स जो है अगर कोई कांस्टेंट एक सिंगल लिक्विड है तो उसके पार्टिकल्स की शेप सेम ही रहेगी। और अगर कोई मिक्स लिक्विड है तो छोटी बड़ी हो सकती है। गैसेस में छोटी बड़ी होना भी पॉसिबल है, क्योंकि गैस अगर हम एयर की बात करें तो उसमें अलग अलग गैसेस के अलग अलग पार्टिकल्स हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं। बट अगर सिंगल गैस की बात करें तो सारों के साइज कांस्टेंट ही रहेंगे। सॉलिड में भी अगर कोई एक सिंगल सॉलिड प्रकार प्रकार का कोई मेटल है या नॉन मेटल है जैसा भी है, उसके भी अगर वो मान लो ये वुड है तो उसके भी कांस्टेंट पार्टिकल्स रहेंगे। मान लो ये सिल्वर है तो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स रहेंगे। पर मान लो कोई हम ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेटल, उसके भी कांस्टेंट पार्टिकल्स रहेंगे। पर अगर हम ब्रॉन्ज में जो है टिन को मिक्स करके कोई नहीं, ब्रॉन्ज नहीं, सॉरी, कॉपर, कॉपर के भी क्या बोलते सेम पार्टिकल्स रहेंगे। बट अगर हम दो सॉलिड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो ही इनके पार्टिकल्स को इधर उधर फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कॉपर की और टिन की, जो कि ब्रॉन्ज को लीड कर जाता है बनने में। बट वो अलग बात है कि ये थोड़ा हल्का सा रिएक्शन भी बीच में होता है, थोड़ी मिक्सिंग होती है, उनको अलॉयज बनाते हैं। बट अगर हम बात करें कोई भी सिंगल सॉलिड की, मान लो कोई इवन वुड की बात करें, तो उसके भी सारे पार्टिकल्स कांस्टेंट ही रहेंगे। ये जस्ट डायग्राम थोड़े खराब बन के ऐसा कंफ्यूज मत करना कि पार्टिकल्स किसी भी उनके सॉलिड स्टेट के भी जो मैटर है उसका कोई भी मैटर का पार्टिकल छोटे बड़े हो सकते हैं। पार्टिकल्स का साइज तो कांस्टेंट ही रहता है। बाकी अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मैंने एक टेबल बना दी है जो कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये सामने रहा, ये मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिखी, इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल स्पेस, काइनेटिक एनर्जी। तो आप चाहे इस टेबल को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो इसको कहीं लिख लीजिए। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जब हम अगर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर जो है, अगर इसके पास ये प्रॉपर्टी है कि लिक्विड और गैस में तब्दील हो सकता है, और फिर हम इसको मान लो काफी ज्यादा हीट सप्लाई करें, तो इनकी इंटर पार्टिकल फोर्स कम होनी शुरू हो जाती है। इनकी इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड की और इंटर पार्टिकल स्पेस जो होती है और वो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की वो बढ़नी शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज वाई मान लो अगर हम किसी मेटल को अगर हम पिघलाते हैं तो कोई काफी हीट देते हैं तो उनकी इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़नी शुरू हो जाती है पार्टिकल्स के बीच वाली। इवन जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है और इंटर पार्टिकल फोर्स का भी कम हो जाता है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स एक ही जगह पे स्पिन कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे से दूर दूर होने लग पड़ते हैं और ये कोई भी मेटल जो है होल्ड करके लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि कुछ मेटल सॉलिड मैटर जो होते हैं, नॉट मेटल्स नहीं, मैटर की बात कर रहा हूँ, जो कि डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में है तो उनको लिक्विड में आने का मौका नहीं मिलता। वो इतनी जल्दी इतनी तेज से स्प्लिट होकर इतनी दूर दूर हो जाते हैं कि वो गैसियस फॉर्म में डायरेक्ट बन जाते हैं। उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड हम कहते हैं उसे एक तरह से मेल्टिंग, मेल्टिंग कह सकते हैं। यस, मेल्टिंग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, हाँ जी, मेल्टिंग भी कहते हैं और इवन इसको फ्यूजन भी कहते हैं। हम सॉलिड पार्टिकल्स को जो है लिक्विड के सॉलिड के मैटर के पार्टिकल्स को हम उनके इंटर पार्टिकल स्पेस उनको हीट प्रोवाइड करके जो है लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहते हैं फ्यूजन। और जब हम फ्यूजन से उसको गैस में कन्वर्ट करें तो वो होता है वेपोरेशन। एग्जांपल, बर्फ बर्फ की फ्यूजन की, वाटर आया, वाटर की फ्यूजन की, सॉरी वाटर की वेपोरेशन की, तो वेपर्स आ गए। और अगर ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस को कन्वर्ट, डायरेक्ट सॉलिड से डायरेक्ट जो है
गैस को कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाता है, ये इसको हम प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। और अगर जो है डायरेक्ट गैस से सॉलिड को जाता है, गैस अगर ये डायरेक्ट गैस से सॉलिड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है मैटर, तो उसे हम कहते हैं डिपोजिशन कहते हैं उसे, डिपोजिशन। मतलब एक तरह से जो है गैस है डिपोजिट होके सॉलिड बन गई। अगर गैस टू लिक्विड कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं हम कंडेंसेशन। गैस टू लिक्विड को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओहो, ये जो मैंने अभी एरो दिखाया, ये जो मैंने अभी एरो दिखाया, इसे हम कंडेंसेशन, मैं शुरू कर रहा हूँ, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और अगर लिक्विड टू सॉलिड की तरफ कन्वर्जन हो तो हम उससे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो आई होप आपको समझ तो आ ही गया होगा कि सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, सॉलिड से सॉलिड से लिक्विड की तरफ गए तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस की तरफ गए तो वेपोरेशन, गैस से लिक्विड की तरफ गए तो कंडेंसेशन, और लिक्विड से सॉलिड की तरफ गए तो वो आ गया सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस को गए तो सब्लिमेशन, गैस से डायरेक्ट सॉलिड को गए तो वो बन गया, गैस से डायरेक्ट सॉलिड वो हो गया वो डेपोजिशन। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, और आप प्लीज उस इस टेबल को भी एक बार स्क्रीनशॉट करके जरूर याद कर लीजिएगा। ये काफी सिंपल तरीका होता है ये प्रॉपर्टीज को याद करने का, इवन स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज को याद करने का, पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज। तो आप जरूर से स्क्रीनशॉट करें। मेरी वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।